हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक छोटी सी महत्वपूर्ण सी गाइडेंस क्लास में, जिसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। चौथे लेक्चर पर हम पहुंच चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 है, अर्थात चैप्टर 4 के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा आवश्यक या इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, और एक छोटी सी चीज और आपको बताऊंगा मैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वो छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है और क्या है। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज है कि जो मेरा चैनल है, जिसका नाम है विपिन सिंह फिजिक्स, ठीक है, विपिन सिंह फिजिक्स पर यार जो क्लास होती है मेरी, अगर मैं आपको बताऊं डेली आपको पढ़ना है 12th वाले बच्चों को, तो मैं आपको बता दूं 12th बोर्ड की जो क्लास होती है वो होती है डेली लाइव क्लास। डेली लाइव क्लास 4 बजे होती है, 4 PM। ठीक है, 4 बजे लाइव क्लास होती है। चैनल का नाम है विपिन सिंह फिजिक्स। ये तो अभी तक हो रही थी और होती रहेगी, लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह यहां पर मैंने करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने नहीं किया है वो क्लास या मिस कर दी है, तो फटाफट से आए, वो देख सकते हैं पिछले वाली क्लासेस, और डेली क्लासेस भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आज खुलासा करने वाला हूं मैं अपने चैनल पे। ये वीडियो जब आपको मिलेगी उससे पहले खुलासा हो चुका होगा। ठीक है, तो आज 4 बजे की जो क्लास हुई है मेरी, ठीक है, जो हो चुकी है क्लास, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जो कि आज 4 बजे की है विपिन सिंह फिजिक्स पे। उसमें एक सरप्राइज है। ठीक है, तो एक सरप्राइज है बेटा, और सरप्राइज कुछ ऐसा है कि आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा, तो उसको जरूर देखना। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपका नंबर बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी। अच्छा, इस सब की PDF वगैरह अगर चाहिए तो आपको विपिन सिंह फिजिक्स जो टेलीग्राम चैनल का पेज है, उसको आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाइए, विपिन सिंह फिजिक्स सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे PPT, सारे PDF सब डाल देता हूं मैं डेली का डेली। ठीक है, आइए। तो आज बेटा लेक्चर जो है वो 4 है, और चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये जो चैप्टर है बेटा, अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से मैं बताऊं, इसमें डेरिवेशन या डेफिनेशन काफ़ी सारे हैं। ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बड़ा भी है। अगर मैं 12वीं के बड़े चैप्टरों की बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर है किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक केंद्र, उसके बाद है अर्धचालक पदार्थ वाला, उसके बाद है ये चैप्टर और विद्युत धारा, और एक चैप्टर और तरंग प्रकाश की। तो ये 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं, 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, और उस बड़े चैप्टर में ये भी आता है। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं, जहाँ जहाँ जो चैप्टर बड़े हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं हरदम से। ठीक है, तो आज जो टॉपिक अगर मैं इसमें बताऊं जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर आज का, अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं कि कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर से जो बार बार पूछा गया है, तो एक छोटा सा कम नंबर का, छोटे नंबर का एक टॉपिक आया करता है, और वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर के अंदर ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्व रखता है। और एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो इस टॉपिक को आप देखेंगे 2 नंबर तक का ये पूछा जाता है, और इसका आप देखेंगे तो ये इस तरह से फॉर्मूला होगा B.dl। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है परिपथ का नियम जो है, परिपथ का जो नियम है एम्पियर का, इन्होंने कहा है यहाँ पर कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वो बराबर होता है μ0 गुणे सिग्मा आई के। सिग्मा आई या सिर्फ आई भी लिखा जाता है यहाँ पर, तो μ0 सिर्फ आई लिख दीजिए आप। आई का मतलब यहाँ टोटल करंट है, नेट करंट। ठीक है, तो इसीलिए सिग्मा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और 2 से 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में बन जाता है। दूसरा टॉपिक की बात करो तो यहाँ पर एक छोटा सा और टॉपिक है। पहले छोटे छोटे टॉपिक की बात कर लेते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। छोटे टॉपिक में एक और चीज आती है बेटा, लॉरेंज बल की परिभाषा। एक तरह से
लॉरेंज बल के साथ साथ एक छोटी सी चीज और है जो कि है परिनालिका। परिनालिका को विद्युत चुंबक भी बोला जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत चुंबक। तो कई बार विद्युत चुंबक का नाम से टॉपिक आएगा या प्रश्न आएगा, तो आपको समझ जाना है कि परिनालिका की बात की जा रही है। तो यहां पर परिनालिका या विद्युत चुंबक के कुछ गुण लिखिए, 4 गुण लिखो, या पूछेगा कि परिनालिका से आप क्या समझते हैं, परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का पर प्रभाव किस पर पड़ता है, या किस पर कारक बताते हैं ना कि प्रभावित करने वाले, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये फिर से अगर मैं देखूं लॉरेंज बल आप सभी जानते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है आवेश पर। तो विद्युत चुंबकीय बल को एक साथ लिखते हैं, तो जो एक साथ बल लिखा जाता है वो होता है F = Q, ठीक है, E प्लस होता है Q, और यहां आता है V × B के। तो ये जो बल है इसको हम लॉरेंज बल कहेंगे, और खास करके ये पार्ट जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, और ये है विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, अच्छा 2 टॉपिक हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेटा वो एक डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन है बेटा 2 समांतर धारावाही चालकों या तारों को भी बोल सकते हैं, चालकों या तारों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपका डेरिवेशन है। ठीक है, 2 समांतर चालक तार हैं, उसमें करंट की दिशा हो सकती है कि दोनों एक ही दिशा में बह रहे हो सकता है दोनों अलग अलग दिशा में बह रहे हो। तो जैसे एक तार में करंट ऊपर की तरफ बह रही है, एक में हो सकता है नीचे की तरफ बह रही हो, या हो सकता है दोनों में ऊपर की तरफ बह रही हो, या हो सकता है दोनों में नीचे की तरफ बह रही हो। तो इसमें फिर पूछेगा ये इसमें इनके बीच में किस प्रकार का बल लग रहा है, ये बल निकालिए कि अगर आकर्षित कर रहे हैं कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कब आकर्षित करेंगे कब प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये आपसे पूछा जाता है। और ये डेरिवेशन 3 से 4 नंबर का डेरिवेशन आराम से बन जाता है, और ये बार बार आपके एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, चौथा एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा टॉपिक है जो 5 नंबर के लायक भी है, 3 नंबर के लायक भी है। साइक्लोट्रॉन में अगर देखें तो एक हो जाता है इसका चित्र बनाओ, रेखा चित्र, फिर आ जाता है कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि के बाद आपसे कहेगा कार्यविधि के साथ साथ सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है। फिर एक चीज और इसमें पूछ सकता है कि आवेश की त्रिज्या। ठीक है, आवेश की त्रिज्या बताओ जिसमें वो घूम रहा है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के अंदर त्रिज्या बताओ। फिर और भी पूछ सकता है गतिज ऊर्जा बताओ, गतिज ऊर्जा भी पूछी जा सकती है। तो टॉपिक को ज्यादा लिख करके 4-5 पॉइंट जोड़ करके इसको 5 नंबर का भी बनाया जाता है। जनरली 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का यह टॉपिक देखा गया। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कहानी है, लेकिन ये 3 से 5 नंबर का ये टॉपिक बन जाता है अपने आप में। तो बिल्कुल आपको पढ़ना है, बिल्कुल आपको देखना है कैसा इसका चित्र है, डायग्राम कैसा है, कार्यविधि। ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती है वो ऊपर की 3 चीजें हैं, ज्यादा चीजें जो पूछी जाती है वो ऊपर की 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट है जो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा के बाद 5वां पॉइंट क्या है बेटा। तो बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट नहीं है, कि भर भर के पॉइंट ही पॉइंट है। देखो 5वां पॉइंट अगर मैं बात करूं, आप सोचो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोचे। ठीक है, तो अब एक टॉपिक ऐसा है कि पूछा गया है लेकिन लगातार नहीं पूछा गया है। ठीक है, और वो टॉपिक कौन सा है। देखो आप सोच रहे होंगे बायो सावर्ट के बारे में सर नहीं बताया। बायो सावर्ट के बारे में इतना ज्यादा नहीं आता, न्यूमेरिकल उस पर जरूर आता है। बायो सावर्ट नहीं है यहां पर, यहां है धारावाही, या इस तरह लिखूं, एक समान, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही में स्थित धारावाही लूप। देखो कई बार लूप या पास जिसको बोलते हैं, ठीक है, या
इसी तरह सेम पूरा चीज लूप के लिए पूछेगा या तो पहली चीज तो ये पूछा जा सकता है लूप के लिए, या धारावाही तार भी लिख सकता है या चालक। ठीक है, लूप अलग चीज है, चालक। लूप का मतलब कि आपको रेक्टेंगल कुछ बना लेना है या फिर सर्कुलर कुछ बना लेना है, ये लूप है। चालक जो बात कर रहे हैं तार, चालक तार, धारावाही चालक तार अगर मैं लिख दूंगा तो तार हो गया सीधी चीज कि सीधी करंट बह रही है और चारों तरफ यहां चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पर बल कितना लगेगा वो निकालिए। ठीक है, तार पर लगने वाला, अच्छा इसको मैं दो पार्ट में ही कर देता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, धारावाही, धारावाही के बाद इसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, और बी पार्ट इसका है सेम चीज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। ठीक है, तो एक में सिर्फ बल पूछेगा, एक में बल आघूर्ण। अब ज्यादा आया कौन है, तो ये ज्यादा वाली चीज तो मैं कहूंगा कि पेपर अगर देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादा ये पूछा गया है। तो इसको मैं अगर 3 स्टार लगाऊंगा तो इसको मैं 2 स्टार लगाऊंगा। ठीक है, या इसको मैं 5 स्टार अगर लगाऊं तो मैं कहूंगा 5 स्टार, तो इसको मैं 3 स्टार लगाऊंगा। ठीक है, ऐसा समझे। तो ये ज्यादा पूछा गया है, ये थोड़ा सा कम पूछा गया है। अगर ये आएगा तो कितने नंबर के आएगा बेटा, ये आएगा तो लगभग 5 नंबर का टॉपिक है, ये आएगा तो लगभग 3 से या 4 नंबर का टॉपिक है। किसी किसी एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। जनरली 3 नंबर का ये टॉपिक देखने को मिलता है। ये छोटा है, आसान है, ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इसमें चीजें हैं, टॉर्क वगैरह दिखाना है, बल युग में दिखाना है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक टॉपिक है। तो ये हो गया गतिमान आवेश, हाँ, गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर के अंदर ये ऐसे 5 टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं बार बार। तो इसी तरह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको वीडियो को स्टार्टिंग बताई विपिन सिंह फिजिक्स चैनल के बारे में, वहाँ पर जरूर जाएं। डेली 4 बजे लाइव क्लास होती है, आप डेली पढ़ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे, कल आना जरूर। ठीक है, और कमेंट करके ये भी बताना कि ये वीडियोज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस छोटी सी प्यारी सी एक और गाइडेंस क्लास में। तो जैसा कि अभी क्लासेस आपको मिल रही थी मेरी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं एक एक चैप्टर के कि कौन सा जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 से मेरा मतलब है विद्युत धारा चैप्टर से। अगर आप कक्षा 12वीं का आपका सिलेबस देखेंगे भौतिक विज्ञान का, तो पाएंगे कि सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2 चैप्टर में से एक चैप्टर ये है, अर्थात विद्युत धारा, और दूसरा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो ये 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए, और अच्छा एक चीज और है कि आपका जो 30% सिलेबस हटा है, तो इस चैप्टर से सिलेबस के नाम पर कुछ नहीं हटाया गया है। अगर हटाया भी है तो कुछ उसका खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा नहीं है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, और सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। विद्युत धारा अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन से वो टॉपिक हैं और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के ही जो है जाना चाहिए, एग्जाम से पहले तैयार करके जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो विद्युत धारा, धारा घनत्व के बारे में बात होती है, ओम के नियम के बारे में बात होती है, अनुगमन वेग निकालते हैं, चालक के अंदर आवेश का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार का होता है ये हम देखते हैं। तो वहां पर हमें पता चलता है कि आवेश जो है विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा को अगर देखें तो आई प्रवाहित हो रही है, लेकिन आवेश को देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है। तो उनकी स्पीड जो होती है विभवांतर लगाने के बाद हम जानते हैं वो होती है अनुगमन वेग, और ये अनुगमन वेग Vd आपको निकालना होता है, जो कि आता है E टाउ डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो वीडी क्योंकि वेग जो है बेटा वो सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होती है एक माइनस चिन्ह के साथ आता है, लेकिन इसका मॉड ले लेते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो मेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध देखें तो आता है I बराबर NEA VD के, और यहां से आप धारा घनत्व भी निकाल सकते हैं, क्योंकि J बराबर होता है I बटा A, तो आप देखेंगे आ जाएगा NE और VD के। हम चाहे तो VD का ये ओरिजिनल मान उठा के वहां रख सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, हम इसको करेंगे, हालांकि मैंने करवा भी रखा है। अगर आपको इन सब का डेरिवेशन देखना है, पूरे चैप्टर का डेरिवेशन जितने हैं वो सब देखने हैं, सारे टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं ये समझना है, पढ़ना है, याद करना है, नोट्स बनाने हैं, तो मेरा चैनल है विपिन सिंह फिजिक्स, जिस पर आ सकते हैं आप और सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनकी क्लासेस लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कितने नंबर का आता है, तो ये ज्यादा नंबर का नहीं बेटा, 2 से 3 नंबर का। अगर आपको डेरिवेशन देगा ये करने के लिए तो 3 नंबर, अदरवाइज 2 नंबर का टॉपिक बनता है, तो 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक है। अब बात करते हैं कितनी बार ये पूछे जाने की संभावना है, तो ये डायरेक्ट बहुत बार इतना नहीं पूछा गया है कि इसकी परिभाषा इसका रिलेशन सिद्ध करो, बार बार ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन कई बार देखा गया है कि छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी है कि चालक के अंदर आवेश प्रवाह या विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो आवेशों का या इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, अर्थात अनुगमन वेग, उससे आप क्या समझते हैं। तो अनुगमन वेग की परिभाषा पूछी जाती है, जो कि अगेन 1 नंबर की या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर की हो जाती है, नहीं तो नहीं। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लिख के विमीय सूत्र वगैरह बोल दिया तो 2 नंबर, अदरवाइज 1 नंबर का। अच्छा, यहां पर कुछ परिभाषाएं लिखी, इस चैप्टर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हर साल एक परिभाषा आती ही आती है। देखिए कुछ परिभाषाएं, जैसे प्रतिरोधकता है, जिसको आप रो से निरूपित करते हैं, रो होता है 1/सिग्मा के। फिर चालकता आता है, चालकता को आप कई बार K से या कई बार G से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। चालकता होती है बेटा, चालकता होती है, अगर मैं बात करूं तो चालकता C से भी करते हैं इसको, तो K बराबर अगर मैं लिखूं तो 1/R के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं। प्रतिरोधकता ही विशिष्ट प्रतिरोध है और ये विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम है। और यहां पर देखेंगे विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता होती है बेटा सिग्मा, जो कि होगा 1/रो के। ठीक है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। ठीक है, गतिशीलता, अगर बात करें मोबिलिटी की, इसको म्यू से निरूपित किया जाता है, और म्यू बराबर आप जानते हैं क्या होता है बेटा, VD डिवाइड बाई E के, तो ये आप निकाल सकते हैं। और VD में मॉड ऑफ VD, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चिन्ह है, उसको हम हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ गतिशीलता की हम बात करते हैं। दिशा में, गतिशीलता में कोई दिशा नाम की ऐसी चीज है नहीं। धारा घनत्व, धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व की परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक सदिश राशि है और इसको हम लिखते हैं I डिवाइड बाई A सदिश हमने लगा लिया इसको A कैप, तो ये एक तरह से देख सकते हैं कि एक सदिश राशि है और ये पूछी जाती है, इसमें चित्र बना के आपको लिखने को आता है। तो कोई भी एक परिभाषा पूछी जाएगी 1 नंबर के लिए, तो तैयार रहें, अपने आप को रेडी रखें, सब चीजों को तैयार रखें। किरचॉफ के 2 नियम हैं और ये एग्जाम में आता ही आता है, चाहे इस पर न्यूमेरिकल आए या डायरेक्ट यही पूछा जाए। तो ये टॉपिक अगर दोनों नियम पूछे जाएंगे तो 5 नंबर का टॉपिक बन जाएगा अपने आप में, 5 नंबर का टॉपिक बना दिया जाता है छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड करके। नहीं तो बहुत बार इस पर एक कोई नियम पूछ लेगा, किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम क्या है, या लूप का नियम क्या है, या पास का नियम क्या है, या खंड का नियम क्या है, बहुत सारे नाम इसके, या वोल्टेज का नियम क्या है, और आपसे कहेगा कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल जोड़ देगा, तो 2 नंबर का नियम हो गया और 2 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल जोड़ के 5 नंबर का भी टॉपिक बनाया जा सकता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से एक 5 नंबर का टॉपिक आता है या 4 नंबर का टॉपिक आता है, बड़ा नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो कई बार या बहुत बार मैं बोलूं तो वो किरचॉफ का नियम जो एक टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको मैं बहुत सारे स्टार लगा के लिख दूंगा, जो आपको नोट करके रखना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम 5 स्टार कर दीजिए इसको, 5 स्टार वो खाने वाला 5 स्टार नहीं, बल्कि ये वाला 5 स्टार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट, चाहे वो नियम 1 हो, जिसमें आप देखते हैं कि हम बात करते हैं सिग्मा I बराबर 0 संधि पर, और संधि का नियम जिसको आप बोलते हैं या धारा का नियम बोलते हैं। दूसरा जो वोल्टेज का नियम होता है, जिसमें हम बोलते हैं सिग्मा E जो है बराबर होगा सिग्मा V के या IR के, V बराबर IR होता है। तो कुल मिला के लगाया किसी खंड के अंदर लगाया गया विभवांतर विद्युत वाहक बल और जो विभवांतर होता है उसके बराबर होता है, अर्थात दी गई ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा दोनों बराबर ही होंगी। ठीक है, इस प्रकार से वेट, मतलब वेट बोल रहा हूं, एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस। ठीक है,
ऊर्जा हानि और ऊर्जा की प्राप्ति दोनों बराबर होती हैं हरदम एक खंड के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर बैठे, अच्छा ये टॉपिक कितने नंबर का है बेटा? ये टॉपिक 2 से लेके 5 नंबर तक का कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी बनाया जा सकता है, और इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। 2 नियम पूछेगा, 2 नंबर का 3 नंबर का बना देगा, न्यूमेरिकल जोड़ देगा, 5 नंबर तक का बना सकता है, मैंने बताया जैसे कि आपको, और आ चुके हैं प्रश्न इस प्रकार के, ठीक है। अच्छा, विद्युत सेल एवं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये एक टॉपिक ऐसा है, विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं, विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये टॉपिक आपका 2 नंबर से 3 नंबर तक का पूछा जाता है, अलग अलग बोर्ड में, किसी बोर्ड में 2 नंबर का, किसी बोर्ड में 3 नंबर तक का ये प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर आपको सॉल्व करना पड़ता है। और आप देखते हैं कि I बराबर आता है E डिवाइड बाई R प्लस R के, और यहां से आप आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 3 नंबर का हो जाता है। बहुत बार ये पूछा नहीं गया, लेकिन हर साल अगर देखें आप तो कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, कई बार 1 नंबर के प्रश्न के रूप में, इसके 2 नंबर के प्रश्न के रूप में, छोटे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में रहता है कहीं ना कहीं। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम 4 स्टार लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, 5 स्टार लगाएंगे, और मीटर सेतु को 5 स्टार इसको भी लगाएंगे, ठीक है। 5 स्टार इसलिए बेटा क्योंकि जो व्हीटस्टोन सेतु है ये सिद्धांत है एक तरह का, ये एक तरह का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत पर प्रैक्टिकल चीज बेस्ड है, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। और इसी चीज पर, इसी नियम पर, इसी सिद्धांत पर बेस्ड है ये डिवाइस। मीटर सेतु एक तरह की डिवाइस, एक मशीन है छोटी सी, ठीक है, जिससे हम अननोन जो है तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने में, विभवांतर ज्ञात करने में कई तरह से हम इसको यूज करते हैं, खास करके प्रतिरोध ज्ञात करने में। तो मीटर सेतु इसी का प्रैक्टिकल रूप है, तो खास करके हम प्रतिरोध के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर P/Q बराबर आप जानते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति पे काम करता है, R/S, तो P/Q बराबर R/S हो जाता है। आप जानते हैं ऐसा ट्राइंगल जैसे ये बनता है, ठीक है, सॉरी ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ऐसा चित्र होता है इसका। मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसे दिल पे मत लेना कि अजीब सा बन गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार का चित्र आप देखे होंगे। तो ये PQRS लिख के हम यहाँ पर इस प्रकार से निकालते हैं और ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मीटर से तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत बड़े नंबर का नहीं बनता, 2 से 3 नंबर का टॉपिक है, 2 से 3 नंबर का लेकिन है, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक 4 से 5 नंबर का टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है, इसको थ्योरी में पूछा जाता है, प्लस इसको न्यूमेरिकल इस पर बहुत आते हैं, तो न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। मीटर सेतु से रिलेटेड आपको बोल देगा कि पहले एक सेल लगाया तो शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ मिली, फिर सेल को इधर लगा दिया, या तार को पलट दिया, या कुछ और कर दिया, या प्रतिरोधों को पलट दिया, तो बताइए संतुलन स्थिति कहाँ होगी, या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत पूछता है, तो याद रखिए। लास्ट है विभवमापी, ये एक फिर से एक डिवाइस है विभवमापी। अच्छा, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होती है, महान होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देती है, तो ऐसा क्यों है? तो श्रेष्ठता पूछी जाती है कि ये इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये शून्य विक्षेप स्थिति पर काम करता है, और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो 0 हो जाती है, मतलब खुद ये धारा का उपयोग नहीं करता, पूरी धारा जो बह रही होती है परिपथ में बह रही होती है, इसलिए ये अच्छा रिजल्ट दे पाती है, ठीक है, अभी वोल्ट मीटर के सापेक्ष। और इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है शून्य विक्षेप की स्थिति में, ठीक है। अच्छा, विभवमापी की अगर मैं बात करूं तो विभवमापी के 3 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। विभवमापी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन विभवमापी के यूज करके 3 चीजें ज्ञात की जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है हम विभवमापी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कहा जाएगा आपसे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, चित्र सहित वर्णन करे, तो वर्णन करे पूरा आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का 3 नंबर का टॉपिक बना दिया। अच्छा, अब विभवमापी का दूसरा पूछा जाता है सेल का दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना।
अब ये भी करने के लिए बोलेगा, जैसे दो सेल है हमारे पास, पहला सेल हमने लगाया, शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं मिली, फिर दोबारा दूसरा सेल लगाया तो उसके कारण शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं दूसरी जगह मिलेगी, दूसरी लंबाई पर। तो दोनों का जो विद्युत वाहक बल है हम निकाल लेते हैं, ये बेसिक्स चीजें हैं, निकाल लेंगे आप। अच्छा, तीसरा क्या होता है बेटा? अच्छा, देखेंगे आप तो ज्यादातर यही पूछी जाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और दो सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना। तीसरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा कि तीसरा है, मैं कहूंगा खास करके यही एग्जाम में आपके आए थे, तो आप इसको ही याद रखें। सेल का आंतरिक प्रतिरोध या नॉन सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना वगैरह, किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, वो भी हम ज्ञात करते हैं। लेकिन फिलहाल जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये है। इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अगर एक पूछा जाएगा तो मिनिमम 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है, तो 3 3 6 नंबर का इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, 3 नंबर का या 3 नंबर का। ठीक है, तो दो में से कोई एक पूछा जा सकता है। अच्छा, कुछ बोर्ड में विभवमापी शायद हट गया है, या विभवमापी है लेकिन विभवमापी के कुछ पार्ट हट गए हैं, जैसे ये वाला है या ये वाला हट गया, या ये वाला है ये वाला हट गया है, ये वाला है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार अपडेटेड रखिए अपने आप को। अच्छा, तो आज की क्लास जो थी, आज का जो चैप्टर था, हमने देखा कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेलों का संयोजन वगैरह नहीं बताया सर। सेलों का संयोजन 4-5 साल में कोई एक बार पूछा गया है, नहीं तो नहीं पूछा गया है, और पूछा जाएगा तो 5 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन मैं बात करूँ तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं वो। ठीक है, ज़्यादातर जो सेलों का जो संयोजन है, ठीक है, चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन है चाहे समांतर क्रम संयोजन है, आप देखेंगे वो आपको छोटे नंबर में मिलेगा। जैसे कि 10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है, कुछ कुछ दे देगा, या कुल प्रतिरोध कितना होगा, या कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा वगैरह वगैरह, या कुल बहने वाली धारा कितनी होगी। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल 1 नंबर का या 2 नंबर का उस पर पूछा जाता है, जो कि आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक बताए हैं ये आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसको प्रैक्टिस के साथ साथ याद भी रखें, नोट्स भी बनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।